हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन रुक गया है भाई, सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कहानी आपको कैसी लग रही है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कमरुज़्ज़मा और बदौरा की कहानी, भाग 14। जब असद दोबारा पकड़ा गया तो उसे डर लगा। उसने सोचा फिर से उसके साथ 1 साल तक वही सलूक किया जाएगा, फिर मारा जाएगा। पर बोस्तान ने उससे कहा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ना मारूंगी। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। बोस्तान की बातों से असद को बहुत तसल्ली हुई, किंतु उसे अब भी केवाना की ओर से डर लग रहा था। उसने कहा, खुदा ने तुम्हारे दिल में मेरी ओर से दया उपजा दी है, किंतु केवाना तो मुझे पूर्ववत ही मारेगी। बोस्तान ने कहा, तुम डरो नहीं, अब तुम्हारे पास केवाना नहीं मैं ही आऊँगी। उस दिन से बोस्तान ही उसके पास आने लगी। वे उसे भर पेट स्वादिष्ट भोजन खिलाती और उससे मित्रतापूर्वक बातें करती। एक दिन बोस्तान अपने दरवाजे पर खड़ी थी कि उसने मुनादी होते देखी। मुनादी करने वाला उच्च स्वर में कह रहा था, इस देश का मंत्री अमजद अपने छोटे भाई असद को ढूंढने खुद ही नगर में निकला है। जो भी उसके भाई को उसके पास लाएगा उसे इतना धन दिया जाएगा कि कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। और अगर कोई असद को जानबूझकर छुपा कर रखेगा तो वह अपने परिवार वालों सहित मार डाला जाएगा और उसका घर खुदवा कर उस जमीन पर हल चलवा दिया जाएगा। ये मुनादी सुनकर बोस्तान दौड़ी हुई असद के पास गई। उसने उसकी बेड़ियाँ काट दी और उसे लेकर गली में निकल आई। यहाँ आकर उसने पुकार कर कहा, ये है मंत्री अमजद का भाई असद, इसे मंत्री के पास पहुँचा दो। मंत्री के सेवकों ने मंत्री को तुरंत इस बात की सूचना दी। वह असद को बुलाने के बजाय खुद ही वहाँ पर आ गया। असद को पहचान कर उसने उसे आलिंगनबद्ध किया। फिर वह असद और बोस्तान को लेकर बादशाह के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर असद ने अपने ऊपर पड़ने वाली सारी विपत्तियों का वर्णन किया। बादशाह के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने आज्ञा दी कि बूढ़े अग्नि पूजक का घर खुदवा डाला जाए तथा उसे और बहराम को आदि रिश्तेदारों को मृत्युदंड की आज्ञा दी। उन सब ने उसके पैरों पर गिरकर प्राणों की भिक्षा मांगी। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है, तुम्हें इसी शर्त पर प्राण दान मिल सकता है कि तुम अपना ये झूठा धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाओ। उन्होंने ये स्वीकार करके जान बचाई। मंत्री अमजद ने इसके बाद उन लोगों को गुजारे के लिए यथेष्ट धन दिया। बहराम इससे प्रभावित हुआ। उसने कहा कि सरकार, पिछले साल मैं ओवेनी देश गया था। वहाँ बादशाह कमरुज़्ज़मा आप लोगों के वियोग में बड़े व्याकुल हैं। आश्चर्य ना होगा यदि इस दुख में उनके प्राण निकल जाएं। आप दोनों यदि वहाँ चलने को तैयार हों तो मैं आपको सुविधापूर्वक पहुँचा दूँगा। अमजद और असद ने यह स्वीकार किया और बादशाह से जाने की अनुमति मांगी, जो उसने दे दी। उसने उन्हें गले लगाकर विदा किया और बहुत साधन यात्रा के लिए दिया। इतने में एक हरकारे ने आकर कहा कि एक और से एक बड़ी सेना आ रही है। बादशाह सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन दुश्मन है जो चढ़ाई कर रहा है। उसने अमजद से जाकर सेना अध्यक्ष से मिलने को कहा। अमजद गया तो उसे मालूम हुआ कि सेना की नायक एक स्त्री है। उसने उससे भेंट कर उससे पूछा कि आप युद्ध का इरादा लेकर आई हैं या मैत्री का। उसने कहा, मैं युद्ध करने आई हूँ। यहाँ का बहराम नामी कप्तान मेरे दास असद को चुरा लाया है। मैं उसी को लेने आई हूँ। मेरा नाम मर्जीना है। यदि आप असद को मुझे वापस दिलाने में सहायता करो तो आपकी आभारी होंगी। अमजद ने कहा, आपका दास असद मेरा छोटा भाई है। मैं यहाँ का मंत्री हूँ। आप कृपया चलकर हमारे बादशाह से भेंट करें। वह असद को आपकी सेवा में दे देंगे। मर्जीना ये सुनकर बहुत खुश हुई।
उसने सारी सेना वहीं छोड़कर कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर अमजद के साथ बादशाह के पास आने लगी। इसी बीच एक और हरकारे ने आकर कहा कि दूसरी दिशा से एक और सेना आ रही है। बादशाह फिर चिंतित हुआ। उसने अमजद को इस सेना का हाल जानने के लिए भेजा। अमजद कुछ सिपाहियों के साथ गया और फौज के एक सरदार से कहा कि मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास जाकर उसने पूछा कि आप अगर युद्ध के लिए आए हैं तो ये भी बताएं कि हमसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं चीन का बादशाह गौर हूँ। मेरी बेटी बदौरा और दामाद कमरुज़्ज़मा बहुत दिनों से लापता हैं, मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ। अमजद ने उसके पांव चूमकर कहा, आप मेरे नाना हैं, मेरे पिता कमरुज़्ज़मा ओवेनी के बादशाह हैं। वे और मेरी माता बदौरा आनंदपूर्वक हैं। बादशाह गौर ने उसे सीने से लगाया और उसे देर तक प्यार करता रहा। वह अमजद की सारी पिछली आपदाओं को सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने अमजद को तसल्ली दी और कहा कि मैं खुद वहाँ तुम्हें ले जाकर तुम दोनों का मेल करवा दूंगा। अमजद ने विदा होकर अपने स्वामी को उसका हाल बताया। उसे आश्चर्य हुआ कि चीन के सम्राट जैसा प्रतापी आदमी बेटी दामाद की तलाश में भटक रहा है। उसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि चीन के सम्राट की पूरी तरह अभ्यर्थना की जाए। वह खुद भी इस बात की तैयारी करने लगा कि चीन के सम्राट के शिविर में जाकर उससे भेंट करे। इसी बीच एक और हरकारे ने सूचना दी कि एक फौज तीसरी तरफ से भी आई है। बादशाह ने सोचा, ये अच्छी मुसीबत है, चारों ओर से सेनाएं चली आ रही हैं। उसने इस बार भी अमजद को इस सेना के आगमन का उद्देश्य जानने को भेजा। अमजद ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि ये उसके पिता कमरुज़्ज़मा हैं, जो अपने दोनों पुत्रों की तलाश में देश विदेश भटकता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। उसे मालूम हुआ कि पहले तो अपनी रानियों के षड्यंत्र में फंसकर उसने बेटों के वध की आज्ञा दे दी थी, किंतु बाद में उसे इतना पछतावा हुआ कि वह प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गया। जब जिंदड़ ने उसे बताया कि शहजादों को मारा नहीं गया है तो उसकी हालत संभली, किंतु इसके बाद वे चैन से ना बैठ सका और बड़ी फौज लेकर बेटों को ढूंढने निकल पड़ा। अमजद वापस आकर असद को साथ ले गया और दोनों बेटों ने बाप से भेंट की। वह इन दोनों को गले लगाकर बहुत देर तक हर्ष के आंसू बहाता रहा। इतने ही में वहाँ के बादशाह को एक और हरकारे ने बताया कि राज्य की चौथी ओर से भी एक बड़ी सेना चली आ रही है। बादशाह ने फिर अमजद के पास खबर भिजवाई। कमरुज़्ज़मा ने कहा, और बातें बाद में होंगी, पहले ये देखना चाहिए कि ये नई फौज किस लिए आई है। मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उस फौज लाने वाले बादशाह से मिलूंगा। अमजद ने पिता को ये भी बताया कि एक ओर से चीन का सम्राट भी ससैन्य आया हुआ है। कमरुज़्ज़मा ये सुनकर खुश हुआ और बोला कि चलो रास्ते में हम लोग तुम्हारे नाना से भी मिलते चलेंगे। आगे की कहानी मतलब इस कहानी का आखिरी भाग आपको कल मिलेगा। तो कहानी आगे जानने के लिए कि आखिर ये चौथी फौज किसकी है, सुनते रहिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।